चलिए, संविधान की इंट्रोडक्टरी क्लास में आगे बढ़ते हैं। मैं टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है, पहले समझ के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास ना शनिवार तक। ये जो बड़ा गोला है इसे आप संविधान की भाषा में समझेंगे भारत। ये क्या है? भारत। संविधान की भाषा में जब भी मैं भारत कहूँगा आप इसे समझेंगे संघ या समझेंगे केंद्र। मतलब केंद्र या संघ बोला तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। इस बड़े गोले की बात हो रही है। ये बड़ा गोला भारत है। भारत जैसा नक्शा नहीं, लेकिन मान लो इस भारत में 28 राज्य शामिल हैं और 8 केंद्र या संघ शासित प्रदेश शामिल है ना। क्योंकि भारत किनसे मिलकर बना है? भारत के नक्शे में के अंदर आपको या तो राज्य मिलेंगे या तो केंद्र या संघ शासित प्रदेश मिलेंगे। इनकी संख्या बता रहा हूँ, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ये मिलेंगे। मतलब इस बड़े गोले के अंदर 28 राज्य रूपी गोले भी शामिल हैं। इसके अंदर 8 संघ शासित प्रदेश रूपी गोले भी शामिल हैं ना। ठीक, अब इस पूरे भारत के लिए हमारे पास एक संरचना होगी जिसे हम कहेंगे संसद। अंग्रेजी में कहेंगे पार्लियामेंट। अब इस संसद के अंग होते हैं 3। इस संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। संसद के 3 अंग। 2 तो ये हाउस हैं, सदन है जिसके अंदर सदस्य होते हैं। इसका नाम लोकसभा होगा, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। और एक पद होगा, एक पद राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का। ये पूरे भारत के लिए है ना ये संरचना। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और एक पद है राष्ट्रपति का। पुरुष हो, एक ही व्यक्ति इस पद पे होगा, पुरुष हो, स्त्री हो या फिर वो भी ना ट्रांसजेंडर। ठीक है, लेकिन अब तक कोई ट्रांसजेंडर राष्ट्रपति भारत में नहीं हुआ है ना। ये 3 सदन। संसद के 3 अंग होते हैं, इसको बदला नहीं जा सकता। संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का पद, जिसमें राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग कहे जाते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग कहे जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आपसे पूछ देगा भैया संसद का अभिन्न अंग किसे कहा गया है? राष्ट्रपति। क्यों कहा गया? कि कोई भी विधि, आगे समझोगे आप विधि कैसे बनती है, फिलहाल के लिए बस इतना सुन लो कि कोई भी विधि, आपको पता है ना संसद का काम क्या है? कानून बनाना, विधि बनाना। और विधि यदि लोकसभा से पारित हो गई, राज्यसभा से पारित हो गई, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो विधि नहीं बनेगी, कानून नहीं बनेगा। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या कहा गया? संसद का अभिन्न अंग। ठीक, ओके। लोकसभा, राज्यसभा अभिन्न अंग उनको नहीं कहा गया, किसको कहा गया है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये तो होगी पूरे भारत के लिए संरचना। अब हमें पता है इस बड़े गोले जो भारत है इसके अंदर जो है राज्य रूपी गोले भी शामिल है ना। 28 राज्य इसके अंदर हैं, 8 संघ शासित प्रदेश इसके अंदर हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक राज्य का गोला बनाया है। ये राज्य का गोला है। इस राज्य को हम मान लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़। ये किस राज्य का गोला है? छत्तीसगढ़। जिस प्रकार संसद के 3 अंग हमने देखे, उसी प्रकार एक राज्य में भी 3 अंग हो सकते हैं। जैसे यहाँ संसद है तो राज्य में क्या कहा जाएगा? इसे विधान मंडल। क्या कहा जाएगा? विधान मंडल या फिर विधायिका राज्य मंडल
या फिर विधायिका। इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। जैसे वहां हम संसद कहते हैं उसी प्रकार राज्य में, देखो वो पूरे भारत के लिए एक संरचना है तो उसका नाम दे दिया गया है संसद। लेकिन जब राज्य की बात आएगी तो क्या कोई एक नाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 28 राज्य हैं। तो हम कैसे नामकरण करेंगे? छत्तीसगढ़ विधानमंडल या छत्तीसगढ़ विधायिका, कैसे कहेंगे? छत्तीसगढ़ विधानमंडल या छत्तीसगढ़ की विधायिका, मध्य प्रदेश विधानमंडल या मध्य प्रदेश विधायिका, है ना। अंग्रेजी में बोल देंगे छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेचर, एमपी स्टेट लेजिस्लेचर, पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर, हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे ही कहेंगे। बस राज्य का नाम लगा दीजिए आप और बोल दीजिए, हो गया। भेद करना पड़ेगा ना, केवल विधानमंडल बोलेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस राज्य के विधानमंडल की बात हो रही। समझ रहे हो? संसद का नाम रख दिया गया एक। अब देखो ये दो संरचना आपको दिख रही, ये सब इनको क्या कहा जाता है जानते हो? ये है विधायिका। ये क्या है? विधायिका या व्यवस्थापिका। क्या कहा जाता है इनको? विधायिका या व्यवस्थापिका। ये है विधायिका, विधायिका, या इन्हें और क्या कहा जाता है? क्या शब्द है इनके लिए? व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर, इंग्लिश में लेजिस्लेचर। आपको ये तो पता है हमारे भारत में जो कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। हमारे भारत में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। गलत स्पेलिंग लिख दिया रे, शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये चलती है। और इस संसदीय शासन प्रणाली की बहुत सारी यूं तो विशेषताएं होती हैं, अब आप बाद में देखोगे, लेकिन फिलहाल एक विशेषता जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में दो सरकार होती है, दो सरकार, दो सरकार, एक केंद्र में मतलब पूरे भारत के लिए और एक राज्य में, दो सरकार होती है। आप जानते हैं केंद्र में जो सरकार होती है, केंद्र में जो सरकार होती है उसका मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। और राज्य में जो सरकार होती है उसका मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। यहाँ तक क्लियर है? अब भाई ये दोनों क्या है? विधायिका है, व्यवस्थापिका। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका। क्या कहेंगे? केंद्रीय विधायिका या व्यवस्थापिका। और इसको क्या कहेंगे? राज्य की व्यवस्थापिका या राज्य की विधायिका। बात समझ गए ना? क्लियर है कि नहीं रे? है ना। मतलब विधायिका हमारे पास दो है, एक केंद्र में जो पूरे भारत के लिए है, केंद्रीय विधायिका का नाम है संसद, पार्लियामेंट। और राज्य में एक विधायिका होती है जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हमें राज्य के नाम से बुलाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानमंडल या छत्तीसगढ़ विधायिका, मध्य प्रदेश विधानमंडल या मध्य प्रदेश विधायिका। यहाँ तक क्लियर है? जिस प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार किसी राज्य के विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं, सकते हैं। यहाँ होते हैं, यहाँ सकते हैं, है ना। समझो, जैसे यहाँ लोकसभा संसद के एक सदन के रूप में है, उसी प्रकार राज्य में होती है विधानसभा। यहाँ आया विधानसभा। जिस प्रकार राज्यसभा संसद का एक सदन के रूप में है, उसी प्रकार राज्य में हो सकती है विधान परिषद, विधान परिषद हो सकती है। जैसा एक पद पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार एक पद राज्य में राज्यपाल यानी कि गवर्नर राज्यपाल का होता है। जो कार्य राष्ट्रपति भारत के लिए करते हैं, वही कार्य राज्यपाल राज्य के लिए करते हैं ना। अच्छा, मैंने कहा कि संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन जब मैं राज्य विधानमंडल पर आया तो मैंने कहा 3 अंग हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों अंग हो सकते हैं का मतलब समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं तीनों अंग हो
तो कौन सा अंग है जो गच्चा देगा? ये विधान परिषद। सारे राज्यों में विधान परिषद हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? कैसा कैसा, इसका डोज देने का भी सही वक्त नहीं है ना। ये कल की क्लास में आ जाएगा, इसका जानकारी आपको कल मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर किसी राज्य की विधानमंडल में तीसरा अंग जो उपस्थित नहीं होगा वो विधान परिषद ही होगा। तो एक सवाल बन जाता है कि भैया वो कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है? भैया विधानसभा और राज्यपाल तो होंगे ही होंगे, कोई भी राज्य हो, लेकिन विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं। तो सवाल बनता है कि भैया विधान परिषद कहाँ है? दिखा थे हमें कि शाइन चमक गए? आइए अब हम देख लेते हैं, आपके एक सवाल का जवाब मिलने वाला है कि वो कौन कौन से राज्य के विधानमंडल है जहां विधान परिषद है। भाई बहनी, यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार कलर नहीं दिखा थे। यूपी बिहार, आई बिहार, घूम के आ जाओ। ये थी सिक्किम, ये सब घूमो नीचे, बस वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, नीचे उतरो आंध्र प्रदेश, यहाँ से घूम के ऐसे ऊपर चढ़ो कर्नाटका, कर्नाटका से ऊपर जाओ महाराष्ट्र, और इन तीनों के बीच में है तेलंगाना। भारत के ये वो 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद का अस्तित्व है, यहाँ है विधान परिषद। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के यही वो 6 राज्य हैं। भारत के, अरे यार कैसे हुआ थे, कलर कैसे बदला थे? भारत के यही वो 6 राज्य हैं ना जहां के विधानमंडल में तीनों अंग हैं। बोल सकते हैं यही वो 6 राज्य हैं जहां के विधानमंडल में तीनों अंग उपस्थित हैं। मतलब विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर लिख दूं शॉर्ट में, राज्यपाल। बाकी बचे 22 राज्य। यहाँ के विधानमंडल में केवल 2 अंग हैं, विधानसभा और राज्यपाल। ये बात स्पष्ट है ना? अब आते हैं हम संघ शासित प्रदेशों को कैसे छोड़ दें ना। आइए संघ शासित प्रदेशों को देखते हैं। कितने हैं? 8। स्कूल के ज़माने में भले आप लोगों ने 7 पढ़ा होगा, लेकिन वो आंकड़ा बहुत बदल चुका है। 9 हो गया, 9 के बाद वापस घट के 8 हो गया। अभी 8 देख लेते हैं। ये पहले तो ये थोड़ा गड़बड़ है, ये मैं खींच देता हूँ। ये है लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर, 2 हो गए। ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, 2 संघ शासित प्रदेश ऊपर हो गए। हालांकि स्कूलों में आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है, तो ये बाद में आप जानेंगे कैसे क्या हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं ना। ठीक, कौन बोला? उससे क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली नहीं है क्या? दिल्ली में भी तो सीएम होता है, डिप्टी सीएम होता है। कौन बोली? अरे आगे हवा मत उड़ो रे, ये संविधान है। मैं बताऊंगा, मैं हूं। यहां पर एक बीच में है चंडीगढ़, यहां चंडीगढ़, ये नीचे आ जाओ, ये दिल्ली है। ये 4 ऊपर हो गए, 4। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश को अपन यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इंग्लिश में, यूनियन टेरिटरी। तो कितने हैं भैया? ऊपर 4 देख लिए आप। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीचे उतरो चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नीचे उतरो दिल्ली। इधर आओ,
इधर एक आइलैंड यहाँ है, एक आइलैंड यहाँ है, यहाँ ऐसे इस तरह के आइलैंड मिलाकर ये एक हो गया और इसका नाम है दादर नागर हवेली और दमन दीव। पूरा स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो कि दमन दीव अलग है, दादर नागर हवेली अलग है, लेकिन अब एक हो चुका है। सरकार ने बोला कि साला छोटे छोटे द्वीप हैं, दो यूटी बना के रखे हैं अपन, व्यर्थ का खर्चा है, एक कर देते हैं, एक कर दिया, प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। तो अब एक है, ये सब मिलाकर एक है, दादर नागर हवेली। अच्छा डीडी नहीं होगा भाई, दादर नागर हवेली दमन दीव। क्लियर है? पांचवा हो गया। ये देखो लक्षद्वीप छठा, लक्षद्वीप छठा, ये छठा। अरे यार कैसे कैसे करा था रे। हाँ चलो, और ये एक देख लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हट 7 हो गए ना। ये कत्था कलर जो दिख रहा है ये संघ शासित प्रदेशों का है, ये हो गया एक, और ये हो गया अंडमान निकोबार। अरे साला इधर अपने मर्जी से काम कर रहा है ये। एक बचा पुदुचेरी, एक बचा पौंडीचेरी नहीं, कभी उसका नाम पौंडीचेरी था, अब पुदुचेरी है। ये आंध्र प्रदेश है, इसके इधर साइड में एक द्वीप दिखेगा। आई जब मोटा होना चाहिए तब नहीं होता। यहां पर एक द्वीप है, ये यहां पर एक द्वीप है बड़ा सा, चेन्नई के बगल में, तमिलनाडु के बगल में एक और द्वीप है यहाँ छोटा सा, और एक द्वीप है यहाँ केरल के बगल में छोटा सा। 4 द्वीप, 4 द्वीप हैं, 4 आइलैंड हैं। ये है यनम, यमन मत कर देना है, यमन वहाँ है, सऊदी अरेबिया का एक देश है, ये यनम है। ये है पुदुचेरी, पुदुचेरी। ये है कराईकल, और इस द्वीप का नाम है माहे, मही से बना माहे, माहे। ये 4 द्वीप मिलाकर एक यूटी बनते हैं जिसका नाम है पुदुचेरी। चूंकि इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा पुदुचेरी है, इसलिए इसका नाम है पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश के बगल समुद्री तट में यनम, तमिलनाडु के बगल समुद्री तट में पुदुचेरी कराईकल, और केरला के बगल में इधर माहे। बंगाल की खाड़ी में 3 द्वीप, ये इधर बंगाल की खाड़ी है ना, और इधर अरब की खाड़ी, अरब सागर है इधर, अरेबियन सी, इधर बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल खाड़ी में पुदुचेरी के 3 द्वीप कौन कौन से हैं? यनम, पुदुचेरी, कराईकल, और अरब सागर में माहे, केरल के बगल में आइलैंड है दूर दूर। फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा था असल में। ये देख लिए 8 संघ शासित प्रदेश। देखो ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीचे उतरो चंडीगढ़, नीचे उतरो दिल्ली, 4 ऊपर हो गए। दोनों आइट साइड में आ जाओ, लक्षद्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप, अंडमान 6। इधर गुजरात के तटीय इलाकों में दादर नागर हवेली दमन दीव, और एक पुदुचेरी ना, 8 हैं। 8 का राजधानी पता है? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। इसमें गर्मी वाली कौन सी? जम्मू गर्मी वाली, हाँ। तो ये कौन सी है? ये गर्मी वाली नहीं, हाँ गर्मी, ये गर्मी समर कैपिटल, और ये वाली विंटर कैपिटल। समझ रहे बात? देखो होता क्या है कि वहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि लगभग 6 महीने के लिए बर्फ़ से ढक जाता है, तो राजधानी ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी जगह, वहाँ उतनी बर्फ़ नहीं गिरती। फिर गर्मी में क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है तो राजधानी वापस ट्रांसफ़र।
समझ रहे हो, इसलिए 2 राजधानियां। लद्दाख की राजधानी लेह, लेज नहीं है, लेह है। जिसका मैं राजधानी नहीं लिखूंगा समझ जाना उसका वही होता है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली ना, दिल्ली का नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, दादर नागर हवेली दमन दीव का दमन, दमन, इसका लक्षद्वीप का कावरत्ती, कावरत्ती, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर हो गया, और पुदुचेरी का पुदुचेरी। ये राजधानी हो गई ना, क्लियर है कि नहीं है? कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आप जान जाओ ना कि 8 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या क्या है। क्लियर है? ओके, अब बात इसकी कर लेते हैं। हम लोगों ने 28 राज्यों के विधानमंडल की तो बात कर ली, लेकिन संघ शासित प्रदेशों की बात अभी नहीं की है। ठीक है, चलिए, संघ शासित प्रदेश मैं यहां लिखूंगा नहीं भाई, आप जानते हो कितने हैं, 8 संघ शासित प्रदेश। सवाल, कितने संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है? सवाल है, इसमें से 3 संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, विधानमंडल है। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 3, केवल 3। इन्हीं 3 संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, बाकी 5 जो बचे वहां विधानमंडल नहीं है ना। बात स्पष्ट है? अच्छा, लेकिन एक और चीज हमें देखना है कि 8 के 8 में प्रशासक जरूर होता है। कौन होता है? जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे राज्य में राज्यपाल होता है ना, वैसे संघ शासित प्रदेश में जो संवैधानिक पद जो है उसे हम प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ना। ठीक है, मतलब केवल संघ शासित प्रदेशों में केवल 3 ही ऐसे हैं जहां विधानमंडल है ना, और 5वें विधानमंडल बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रशासक 8 में है, प्रशासक 8 में है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है तो क्या क्या होगा, ये भी एक सवाल है ना। विधान परिषद हमने जब देख रहे थे, हम लोगों ने एक भी संघ शासित प्रदेश देखा क्या उसमें? नहीं देखा ना। मतलब एक बात तय है कि यहाँ इन तीनों के विधानमंडल में केवल विधानसभा होगा और राज्यपाल की जगह प्रशासक होगा। बात क्लियर है कि नहीं? बात एकदम क्लियर रखना। कैसे नोनी, क्लियर है? पक्का? तो लो, तोड़ सहेली कसम है तो है ना। यहां होगी विधानसभा और होगा एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। बता रहा हूं, यहां भी विधानसभा, यहां भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक होगा, यहां भी विधानसभा और एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मतलब प्रशासक होगा ना। राज्यपाल जैसे राज्य में होता था उसकी जगह क्या आ गया, प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, बात क्लियर है? किसी भी संघ शासित प्रदेश में विधान परिषद है क्या? नहीं है। एक तो 3 ही में विधानमंडल है और उन तीनों में भी विधान परिषद नहीं है ना। क्लियर है? ओके, अब इन प्रशासक क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहां पर? जैसे वहां तो राज्य में राज्यपाल कह दिया, यहां नहीं कह रहे हम लोग। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक का पद नाम अलग अलग है, पदनाम अलग अलग है वो प्रशासक ही।
लेकिन पद नाम अलग है। तो पद नाम में हम नीचे देख लेते हैं, एक होता है उपराज्यपाल। प्रशासक क्या होता है? एक उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। और अंग्रेजी में कहलाता है, क्या कहलाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे हम लोग अपने उसमें बोलते हैं लेफ्टिनेंट बोल देते हैं, लेफ्टिनेंट होता नहीं है, वो लेफ्टिनेंट। हम लोग बोलते हैं कर्नल, होता नहीं है, कर्नल, COLONEL होता है स्पेलिंग ना। आइए, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ के देख लो भैया। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख। नीचे आओ दिल्ली, नीचे आओ पुदुचेरी, और होकर बगल में अंडमान, अंडमान, अंडमान निकोबार। बड़ा आसान है याद रखना कि कौन कौन से यूटी में प्रशासक उपराज्यपाल होते हैं। बड़ा आसान है। कैसे? इधर देखो, 1 2 3, चंडीगढ़ छोड़ दो बीच में, बस इधर का साइड वाला पुदुचेरी और ये, बस ये 2 छूटा हुआ है। ये देखो चंडीगढ़ ऐसे, ये छूटा हुआ है, ये 3 छोड़ दो। बाकी 5 में जहां प्रशासक का पद नाम क्या है? उपराज्यपाल। ठीक, कहाँ कहाँ? ऊपर में 3, 4 में से 3, जम्मू कश्मीर लद्दाख, नीचे दिल्ली, और साइड में आ जाओ, दोनों साइड में इधर पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। बाकी 3 में राज्यपाल समझ लो। बाकी 3 बचे जो, वहाँ क्या? वहाँ प्रशासक राज्यपाल कहलाता है। पहले एक जमाना था चीफ कमिश्नर कहा जाता था चंडीगढ़ के राज्यपाल को, चंडीगढ़ में जो प्रशासक था, लेकिन अभी राज्यपाल कहा जाता है ना। बात क्लियर है कि नहीं? कोई शंका है? यहाँ जो राज्यपाल इन क्षेत्रों का होता है ना, वो अधिक शक्तिशाली होता है केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन राज्य के राज्यपाल से कम शक्तिशाली होता है। नहीं, सॉरी, ये जो संघ शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं ना, ये राज्य के राज्यपाल से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इनको अधिक शक्तियां हैं। मैं अभी समझ जाओगे, मैं बता रहा हूं। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है कि भाई छत्तीसगढ़ एक राज्य है और पुदुचेरी एक संघ शासित प्रदेश है? ऐसे मन में सवाल आएगा। दोनों ही तो भूमि के टुकड़े हैं, एक को राज्य बोला गया, एक को संघ शासित प्रदेश बोला गया। तो देखो, संघ शासित प्रदेश बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक, आप 2 संघ शासित प्रदेशों को देखो, उनकी भौगोलिक स्थिति बाकी सबसे अलग है। एक बिखरा हुआ, देखो भारत का मुख्य भूभाग वो है, बिखरा हुआ इधर द्वीपों का एक समूह है अंडमान निकोबार, और उस साइड है लक्षद्वीप। भारत के मुख्य भूभाग से थोड़े दूर हैं। अच्छा, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ की तरह ये राज्य बना दिया जाता, तो यहाँ विधानसभा होती, राज्यपाल भी होता। विधान परिषद जरूरी नहीं था, लेकिन मान लो नहीं है, विधानसभा और राज्यपाल हैं। विधानसभा है मतलब सरकार बनाने के लिए चुनाव होता, और सीएम होता, सरकार होती, हाँ सीएम होता। ये क्या पता श्रीलंका से षड्यंत्र करके अंडमान निकोबार को भारत से अलग करने का षड्यंत्र कर ले, उधर बहुत दूर है ना, कर सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की है ये क्षेत्र, तो इसको राज्य नहीं बनाया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब सीधे केंद्र द्वारा शासित होगा। समझ रहे हो? केंद्र शासित या संघ शासित मतलब सीधे केंद्र द्वारा शासित किया जाएगा। समझ रहे हो? कुछ के ऐतिहासिक कारण है, इतिहास उनका अलग है। जैसे ये जो देख रहे हो आप उस साइड, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। और 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, ये तब उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, ये बाद में आज़ाद हुआ है।
अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पुर्तगाली दादर नागर हवेली दमन दीव और गोवा छोड़ के गए ही नहीं ना, नहीं गए। ये बाद में आज़ाद हुआ, इनका इतिहास अलग हो गया। तो बाद में जब पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया तो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया इनको। पुदुचेरी के भी वही हिसाब है। पुदुचेरी भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ है भारत के साथ, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। फ्रांसीसी गए नहीं, बाद में बहुत कार्रवाई करके भगाना पड़ा है उनको ना। तो 1961 साले छोड़ के गए हैं, तो ये भी बाद में आज़ाद हुआ। इसीलिए पुदुचेरी भी फ्रांसीसियों का प्रभाव दिखेगा आपको। पुदुचेरी चले जाओ, आपको लगे कि नहीं भारत में आप। एक तो बहुत सारे फ्रेंच अब भारतीय नागरिक हो गए, गए ही नहीं फ्रांस, है ना, वो गए ही नहीं, यही बस गए। जाओगे चर्च एकदम थोड़ा एकदम वेल प्लान बढ़िया, एकदम लगेगा फ्रांस पहुंच गए हो। ऐसा पुदुचेरी है। तो इसको भी संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। दिल्ली तो भारत की राजधानी है भैया, दिल्ली राजधानी है ना। कोई अटैक करेगा, राजधानी कब्जा किया मतलब भारत पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली, चंडीगढ़ का अलग इतिहास है, क्योंकि बाद में इसको प्लान करके बसाया गया है चंडीगढ़ को। तो आपको पता है भारत का पहला प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़, एकदम प्लान करके बना है। बाकी तो पहले से जानते हो, दिल्ली कलकत्ता पुराने जमाने के शहर हैं, जो जैसे पाए वैसे जुग्गी तान दिया, जमीन कब्जा, घर खड़ा कर दिया। ऐसे कोल की गली मिलेगा, चंडीगढ़ जाओ नहीं मिलेगा, एकदम प्लान्ड वे में बसाया गया है। और चंडीगढ़ की एक और विशेष बात है, चंडीगढ़ की तो राजधानी है, यह है। 2 राज्यों की और राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर 2019 तक भारत का एक राज्य था, भारत का एक। अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा, 370 ये वो बात करने का कोई मतलब नहीं है, अभी नहीं, मतलब नहीं है, जब आएगा मैं पढ़ाऊंगा तब। 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, उसका एक अलग संविधान था। बाकायदा भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान था। अनुच्छेद 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, रद्द कर दिया गया उसे। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। बहुत सेंसिटिव एरिया, जानते हो आप, पाकिस्तान की नज़र हमेशा वहाँ रहती है ना, चाइना की नज़र भी वहाँ रहती है। एक तो आधा जम्मू कश्मीर हम गंवा चुके हैं, एक साइड एक कोना से पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, एक अक्साई चीन को एक कोना से साला चाइना कब्जा करके बैठा है ना। और हमारे यहाँ 56 इंच का सीना केवल दहाड़ता है, एक्शन में नहीं आता, आ भी नहीं सकते ना। नहीं, एक्शन लेने के लिए दिलेर प्रधानमंत्री चाहिए, बात करने वाला और लबरा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए ना, दिलेर चाहिए, दिलेर। ठीक, प्रधानमंत्री तो मैं आपको बताऊं, बिना बायस्ड हुए, जो व्यक्ति देश का सबसे उत्तम प्रधानमंत्री हो सकता था उसे तो सालों ने निपटा दिया। लाल बहादुर शास्त्री, छोटे कद का गरीब किसान, भारत का राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना। वो अगर 5 साल रह जाते ना तो तुमको तब पता लगता भारत को कि दिलेर और ईमानदार प्रधानमंत्री होता कौन है, पता लग जाता। इसीलिए मार दिए गए, इसीलिए हत्या हो गई उनकी ना। बाकी तो आप देखें तो बस राजनीतिज्ञ हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद अगर कोई और प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी, अगला अच्छा विजन था, अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन देश की जनता मूर्ख, अगला 5 साल का मौका दिया नहीं। इसके बाद जितने हैं ना, सब नौटंकी ड्रामा से प्रधानमंत्री बन के ग्रेट बने हुए हैं। एक इंदिरा गांधी भी है, अगर उनकी कुछ व्यक्तिगत, उनकी जीवनी को अगर छोड़ दिया जाए तो देखा जाएगा कि इंदिरा गांधी का काल भी जो है एक दिलेरी भला काल था। आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो अपने शक्ति का दुरुपयोग, वो बदनाम इसलिए हो गई कि उन्होंने जो भारत में तीसरा नेशनल इमरजेंसी आपातकाल लगा ना, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लगा दिया था।
क्योंकि उस समय कांग्रेस के पक्ष में नहीं था माहौल कि चुनाव जीत सके, इसलिए दुरुपयोग किया था। वरना वो उसी समय इंडियो पाकिस्तान वॉर में जो निर्णय उन्होंने लिया था उसका कोई सानी नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय भी दखल दिया था जब हमने अटैक किया था बांग्लादेश वाले 1971। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका डोमिनेट करता था ना, फ़ोन किया, हाँ, सारा फ़ोन बंद कर दी, जब तक युद्ध का परिणाम नहीं होगा किसी से बात नहीं करनी। फ़ोन क्यों करता वो? युद्ध रोको। वो जानती थी कि वो मेरे को क्या बोलेगा, युद्ध रोको, तो किसी का फ़ोन नहीं उठाई, जब तक फैसला नहीं हो जाता फ़ोन ही नहीं उठाई। बाद में मिलने आया, वो यहाँ आया, वो उसको वेट करा रही, बोलो वेट करने के लिए, तो उसके लिए दिलेरी चाहिए, है ना। और आप बाकी प्रधानमंत्री देखो तो अमेरिका राष्ट्रपति के चड्डी पीछे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। चड्डी धो दूँ साहब, चड्डी धो दूँ? ठीक है, आइए, यहाँ तक क्लियर है बात। विधान परिषद, देखो एक बात याद रखना, चलो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। भारत में कितने राज्य हैं? क्या 28 के 28 राज्यों में विधानमंडल है? मैं विधानमंडल बोल रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर है। क्या 28 के 28 राज्यों में विधानसभा होगी? राज्यपाल होंगे? विधान परिषद होगी? कितने राज्यों में विधान परिषद है? कौन कौन से? यूपी, बिहार, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। एक ऑर्डर में याद किया करो, अगर तुम लोग बदलोगे ऑर्डर तो याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ठीक, अच्छा, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ ये वो 6 राज्य हैं जहाँ की विधानमंडलों में तीनों अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद। कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 में प्रशासक होगा, 8 में विधानमंडल होगा? नहीं होगा। कितने में होगा? कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी। क्या विधान परिषद कहीं होगी? कौन कौन से संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक का पदनाम उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है? ऊपर दोनों, जम्मू कश्मीर लद्दाख, नीचे दिल्ली, साइड में आ जाओ दोनों, पुदुचेरी और दमन अंडमान। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाओ वापस, आइए। ये लोकसभा है, यहां होंगे कौन? सदस्य। यहां होंगे कौन? सदस्य। मतलब हम लोगों ने पूरी इस व्यवस्था में 4 सदन देख लिए। केंद्र में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। सब में होंगे कौन? सदस्य। देखो ये दोनों संसद के ही सदन हैं दोनों, तो यहां के सदस्यों को कहा जाता है सांसद। संसद के सदस्यों को, इनको अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं, तो इनको कहा जाएगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी सुने खूब हो। आज कुछ लोग ऐसे होंगे जब पहली बार जाने होंगे कि एमपी कहाँ होता है, यहाँ होता है मध्य प्रदेश में वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को एमपी कहा जाता है। यहाँ आ जाइए भैया, यहाँ भी सदस्य होते हैं, यहाँ भी होते हैं। इनको हिंदी में एक ही नाम से बुला दिया जाता है, विधायक। क्या बोल दिया जाता है? अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप बोल दोगे विधानसभा से सदस्य, विधान परिषद से सदस्य। देखो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहा जाता है?
लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को अंग्रेजी में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, जाने एमएलए कहाँ होता है? यहाँ होता है। एमपी बड़ा कि एमएलए? एमपी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, केंद्र में है, एमएलए इधर ना। और इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ के सदस्य को बोल दिया जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक। कोई संबंध, कोई समस्या, दुख, कोई पीड़ा? उसका नाम है लोकसभा, वैसे मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जैसे इसको, ये दोनों निम्न सदन कहलाते हैं, लोअर हाउस, ये दोनों अपर हाउस कहलाते हैं, उच्च सदन। तो मैं वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जब टॉपिक आएगा बताऊंगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। लोकसभा, वैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको बोला जाता है पॉपुलर हाउस, वो छोड़ यार, कांस्टेबल ऐसे रेलवे वाले भी जानते हैं, तो मैं उस पर चर्चा नहीं, वो टॉपिक वाइज में बताऊंगा ना मैं वो बताना चाह रहा हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ, जो और लोग, अन्य लोग नहीं जानते, उस तरह से नहीं पढ़ते ना। ये बात क्लियर है? किसके? एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को अंग्रेजी में, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं तो एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां तक क्लियर है बात? ओके, नाउ नेक्स्ट डायग्राम ले लेता हूं, ये कंफ्यूज कर देगा। विधानसभा, विधान परिषद। चलो, लोकसभा का कार्यकाल, टेन्योर कितना? 5 साल, 5 years, 5 साल। सदस्य होते हैं यहां, इनका भी कार्यकाल 5 साल, सेम। लोकसभा का कार्यकाल टेन्योर कितना? 5 साल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। 5 साल का मतलब 5 साल हो गए, आपको पता है ना, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, इसीलिए इनके कार्यकाल 5 साल हैं, इसीलिए बोला जाता है सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, क्योंकि 5 साल लोकसभा का भी कार्यकाल टेन्योर है, सदस्यों का भी कार्यकाल टेन्योर है। तो 5 साल के पश्चात ये सदस्य छोड़ना पड़ेगा, लोकसभा खाली मतलब हम क्या कहेंगे? लोकसभा भंग हो गई। क्या कहेंगे हम? 5 साल के पश्चात लोकसभा क्या हो जाती है? भंग। या फिर लोकसभा का क्या हो जाता है? विघटन। अंग्रेजी में कहते हैं लोकसभा डिसॉल्व्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टर्म। क्लियर है? अबे उधर बात करने से ज़्यादा मेरे से बात करो, नहीं समझ में आएगा। कहाँ शंका है तेरे को? है कोई शंका है? कोई पीड़ा है? कहीं दर्द है दिल में? है दिल का दर्द आजकल वो मतलब अवॉइड मत किया करो ना। इधर आ जाओ। अब ये राज्यसभा आ गया। राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। चूंकि लोकसभा अपना कार्यकाल पूर्ण कर खाली हो जाती है तो भंग होती है, डिसॉल्व होती है, तो इसे हम कहेंगे अस्थाई सदन। ये क्या है, कैसा सदन है? अस्थाई सदन। यह टेम्पररी हाउस है क्योंकि ये डिसॉल्व होता है। ये इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन। स्थायी सदन मतलब इसका कार्यकाल नहीं होता तो ये कभी भंग होगी क्या? नहीं होगी। कभी डिसॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन ऐसे आप समझ नहीं पाओगे सर कैसे, मतलब भाई यहाँ पर होते हैं 543 सदस्य, यहाँ पर होते हैं 245 सदस्य वर्तमान अवस्था में। अगर सारे सदस्य एक साथ 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए आए तो एक साथ पूरा भी हो जाएगा, तो बाहर जाना पड़ेगा एक साथ, तो राज्यसभा भी खाली हो जाएगी। तो हम राज्यसभा को भंग होती है क्यों नहीं कह रहे हैं? वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भले ही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन कभी भी राज्यसभा पूरी की पूरी खाली नहीं होती है। कैसे? देखो ये व्यवस्था कैसे बनी। क्या था, इन दोनों का गठन 1952 में हुआ है, 1952। लोकसभा और राज्यसभा गठन कब हुआ है? 1952। हम बोल सकते हैं कि संसद का गठन भी 1952 में ही हुआ है। ठीक। क्या हुआ कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर। भारत के संविधान ने भारत के मतलब जन प्रतिनिधि अधिनियम एक आएगा, मैं उतना टिपिकल अभी बोल नहीं रहा हूँ कि सही समय नहीं है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 इट गेव दिस पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के राष्ट्रपति को ये कहा गया कि महोदय आप कुछ उपाय निकालें कि राज्यसभा कभी भंग ना हो, वो स्थायी सदन बनी रहे। उपाय निकालने की जिम्मेदारी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक उपाय निकाला। आप ये मान लीजिए ये राज्यसभा है और ये 1952 की बात है। कब की बात है? 1952। 1952 में राज्यसभा गठित हुई है। मतलब सदस्यों से मान लेते हैं उस समय जनसंख्या कम थी तो कितने सदस्य होंगे? 90 मान लेते हैं। 90 थे नहीं, मान लेते हैं। इसको 3 भागों में बांट दिया। तीन भागों में बांट दिया। संख्या में तो आप जान जाओगे, 1/3 1/3 1/3 1/3 कहलाएगा। एक ही बार होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉटरी सिस्टम अपनाया। मतलब 1/3 सदस्यों के चिट में 2 वर्ष का कार्यकाल, 1/3 को 4 वर्ष का कार्यकाल, 1/3 को 6 वर्ष का कार्यकाल, है ना। तो इस प्रकार से लॉटरी बनाई गई 2 4 6 वर्ष के कार्यकाल की। जिसकी किस्मत खराब, उसको केवल 2 वर्ष का कार्यकाल मिला। 1/3 लोगों को, 30 लोगों को, इनको 2 वर्ष का कार्यकाल मिला। इनको 4 का मिला और ये अति किस्मत वाले थे, इनको 6 वर्ष का कार्यकाल मिला। एक ही बार होगा ये, पहली बार लॉटरी सिस्टम, उसके बाद बार बार लॉटरी नहीं निकाला जाएगा। ये 1952 की स्थिति है। कब की स्थिति है ये? 1952 में ये स्थिति हो गई। अब ये जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। तो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ोगे आप कि राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष में अपना प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होते हैं। रिटायर होते हैं। ये व्यवस्था आप पढ़ोगे राज्यसभा में। हर 2 साल में, हर साल नहीं, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर होते हैं। तो ये साइकिल देखो यहीं से बना है। 1952 में 2 वर्ष बाद देख लो, 1954 2 वर्ष बाद किसका कार्यकाल पूरा हो गया भैया? इनका हो गया ना पूरा। ये हो गए बाहर, ये 2 ये गायब हो गए। अच्छा 54 में नहीं, यहाँ वे गायब होंगे। 1954 में इनकी बारी आ गई बाहर,
नए 1/3 सदस्य चुन के वापस अंदर ना। इनका 0, 54 में इनकी स्थिति क्या है, 0। अगला साल 1956 किसकी बारी आ गई, इनकी बारी आ गई। अब ये जो 0 थे ये 2 साल हो गया तब तक इनका कार्यकाल, और ये अभी 0 है। 1958 में अब इनकी बारी आ गई, इनकी बारी आ गई, 6 वर्ष पूरा हो गया, ये बाहर नए अंदर। अब देखो इनका 4 हो गया अब तक, इनका 2 हो गया, इनका 0। अब साइकिल चल निकला, अगले 2 वर्ष बाद इनका हो जाएगा 6, ये बाहर नए अंदर, फिर 2 वर्ष बाद इनका पूरा हो जाएगा, चक्र चालू हो गया। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर हो गए। ये बात और है कि वो दोबारा चुनाव में खड़ा हो गया, फिर जीत गया तो फिर से आ जाएगा ना, फिर से आ जाएगा। समझ गए ये कैसे हुआ? क्यों? कभी राज्यसभा खाली होगी? हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। बात क्लियर है ना? 1952 में पहला चुनाव हुआ था। 51-52 में पहली सरकार 1952 में बनी थी, चुनी गई सरकार। उससे पहले तो सरकार थी ही ना, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना था ना आजादी के बाद। क्लियर है? क्लियर है? आया? अरे तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो रे साला, तुम लोग इधर मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सबका 6 ही हो गया। वो सालों कौन सी उर्दू भाषा में बोला था मैं बोला था ये लॉटरी सिस्टम केवल शुरुआत में ही हुआ है, बार बार नहीं होगा। अब ये चक्र बन गया, 6 वर्ष में सब अपना 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा करते जाएंगे, बाहर होते जाएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है ना? यहाँ चोटी वाली चोटी बनाना पड़ गया। आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी महामहिम, चलो भैया इधर आओ। हाँ, यहाँ सदस्य होते हैं ना, इन सदस्यों का एक आंकड़ा देखेंगे हम। इसकी सदस्य संख्या के लिए हम 2 आंकड़ा देखेंगे। एक तो वर्तमान में कितने, 543, ये किसकी बात हो रही, वर्तमान। लेकिन लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या भी निर्धारित है। वो निर्धारित संख्या है 550। पहले 552 थी, लेकिन जो 2 आंग्ल भारतीयों के व्यवस्था, वो अभी आप समझोगे क्यों 552 से 550 हो गए। अभी नहीं, अभी सही समय नहीं। ये इनकी सीमा है लोकसभा में सीटों की। एक सीट मतलब एक सदस्य, एक सीट एक सदस्य। वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बोलोगे? एमपी की सांसद कितने हैं लोकसभा की, लेकिन सीटों की सीमा क्या है, कब तक के लिए? 2026 आने वाला है। अब 800 हो जाएगा, और तो वो 332 हो जाएगा राज्यसभा का 2026 तक के लिए ना। इधर आ जाओ, यहाँ पे भी आप 2 संख्या पढ़ोगे। वर्तमान में कितने, 245, कितने, 245, लेकिन राज्यसभा में सीटों की सीमा 250, कब तक के लिए? 2026। यहाँ तक
2026 तक के लिए सीमा तय की गई है। 2026 में देखना संविधान आ जाएगा बिल, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 800 हो जाएगा लोकसभा का लगभग। जब नेक्स्ट टाइम चुनाव होगा तब हाँ, अभी बीच में नहीं रहेगा। अब बीच में नहीं ना। यहाँ तक क्लियर है? सीटों की संख्या, ये जो संख्या आपको दिख रहा है किस आधार पर तय किया गया? एक सवाल, कैसे तय किया गया कि भैया लोकसभा में 543 होंगे अभी वर्तमान में, या अधिकतम 550, या राज्यसभा, ये आंकड़ा आया कैसे? तो ये जो सीटों की संख्या है वास्तव में ये तय की गई है जनसंख्या के आधार पर। देखो ये यहाँ भी सदस्य होते हैं, तो सीटों की संख्या, सीटों की संख्या सीटों की संख्या 3 जगह की जनसंख्या के आधार पर तय की गई, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की में विधानसभा। यहाँ जो सीटें आपको दिखती हैं ना, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, तो किस आधार पर तय की गई कि छत्तीसगढ़ को 90 मिलेगा? तो ये सब किस पर तय किया गया है? जनसंख्या। ये सब किस पे तय हुआ है? जनसंख्या, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन वो भी कब की? 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना। 1971 में जो भारत की जनसंख्या थी ना, उसी आधार पर तय किया गया है कि लोकसभा में इतनी, राज्यसभा में इतनी और राज्य की विधानसभाओं को इतनी। बात क्लियर है? जैसे कैसे तय किया गया होगा? 1971 में हम मान लेते हैं भारत की जनसंख्या थी 1 लाख। असंभव है लेकिन मान लो कैलकुलेशन की आसानी के लिए, क्योंकि हम आज़ादी के समय भी 30 करोड़ थे, है ना। हमारा उत्पादन क्षमता कहीं और हो ना हो, इसमें बना रहा, और अब तो हम चाइना को पछाड़ चुके हैं ना। चाइना ने चाल चल दी है, चाइना ने कोरोना फैलाकर अपने पॉपुलेशन को घटा दिया जानबूझ के, है ना। अब भारत की जनसंख्या बढ़ाओ, भारत की जनसंख्या बढ़ाओ, ऊपर से जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे यहाँ अंधविश्वास पाखंड बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेंगे? और दरिद्रता आती चली जाएगी। आइए इधर आओ। 1971 की जनसंख्या में मान लेते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 लाख। अब हमें क्या करना है कि कैसे तय करेंगे, है ना। ये तो तय हो गया 543 मान लेते हैं। कैसे रे? 1 लाख को डिसाइड कर लो भैया, 1 लाख और कितनी सीट है वर्तमान में? 543 डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1 लाख को डिवाइड करो, कते का ही 184 कुछ आएगा। देखो तो, अरे कहाँ थे नोनी, मोबाइल में मार देते श्रेय। चलो मान लेते राउंड फिगर। मतलब इससे क्या तय हुआ? इससे तय हुआ कि लोकसभा की एक सीट 184 की जनसंख्या पर एक सीट बनेगी, तय हो। समझ में आ रहा है भाई? 543 भाई, लोकसभा चुनाव पूरे भारत के लिए होता है ना। लोकसभा वो केंद्र का सदन है, पूरे भारत की जनसंख्या से सदस्य चुनकर जाते हैं, लोकसभा में बैठेंगे। तो कैसे तय होगा कि एक लोकसभा की सीट कितनी जनसंख्या पे हो? डिवाइड कर देंगे, कुल जनसंख्या 543 से डिवाइड कर दिए, 184 आ गया। मतलब पूरा का पूरा भारत कितनी लोकसभा सीटों में बांटा जाएगा? 543, 543 लोकसभा सीटों में बांटा जाएगा पूरा भारत। और बांटने, और ये संविधान बाकायदा कहा गया है कि जब लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाए, जब पूरे भारत को लोकसभा सीटों में बांटा जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी भारत में लोकसभा सीटों में जनसंख्या का अनुपात यथासंभव समान हो। क्या बोला? यथासंभव समान हो। 184 निकला है तो पूरी लोकसभा सीटें 184 पे बननी चाहिए। मतलब भाई काउंट करना शुरू किए, 184 जनसंख्या इतने में हो गई,
एक इनका वोटर आईडी कार्ड उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का बन गया, सबका नहीं बनेगा 18 साल से अबव ना। फिर पता चला इधर 184, इतने में 184 हुए, दूर दूर रहते हैं ना, जैसे बस्तर चले जाओ 184 पे एक लोकसभा सीट बनेगी। तो एक जन ए मेरे, एक जन ए पहाड़ी पे रहा थे, एक जन ओ पहाड़ी पे ना, दूर दूर रहते हैं ना वहाँ पे ना। तो इन लोगों का बातचीत कैसे होगा, पोंगा लगा का साग रांधे हंसवो, मुरई खट्टा भाजी में, मुरई खट्टा में ना। तो दूर दूर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो 185 जनसंख्या लेने में बड़ा हो जाएगा सीट, समझ रहे हो ना। तो कोई लोकसभा सीट का आकार, क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा हो जाता है। छोटा क्यों होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो वहाँ ज़्यादा है तो छोटा हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व तो कम है, दूर दूर रहते हैं, तो वो लोकसभा का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा ना। ओके, इसी प्रकार अच्छा, अब ये जो 543 सीटें हैं वास्तव में लोकसभा की, ये किसको बांटी जाएंगी, राज्यों और यूटी, राज्यों और यूटी को बांटी जाएंगी, मतलब राज्य और संघ शासित प्रदेशों को बांटी, जनसंख्या के अनुपात, जनसंख्या के अनुपात में। भैया मान लेते हैं यहाँ पर ये एक राज्य है और इसकी जनसंख्या है 368, कितनी है इस राज्य की जनसंख्या, 1 लाख में इस राज्य की जनसंख्या 368 है, राज्य की जनसंख्या। एक सीट कितने में आ रही, 184 पर है, इसको 184 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, एग्जैक्ट 2। इस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी, 2। बगल वाले राज्य की जनसंख्या है 720, 36, 736, इसको एला कतिक मिली, एग्जैक्ट 4। मतलब जनसंख्या के अनुपात में पूरे देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा किया जाएगा ना, जिसकी जितनी जनसंख्या उस अनुपात में उसको उतनी लोकसभा सीटें आवंटित हो जाएंगी। अच्छा, अब एकड़ 800 है, डिवाइड करेंगे 184, 4 आएगा, शेष फल बच जाएगा कतेक। मैं 800 नहीं, समझाने के लिए कम आया, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं रखने हैं भाई, 740 से डिवाइड किए, 4 आया, 4 शेष फल बच गया। अब 4 शेष फल जो बच गए हैं उनको मार काट के नाले में फेंक देते हैं, क्योंकि वो शेष फल है ना, राउंड फिगर करना है अपने को, तुम लोगों को पता नहीं ऐसा होता है, आए वाह, तुम लोग नहीं पता रे, तुम्हारा नंबर भी आ सकता है कभी शेषफल में आ गए तो, है तो बस कभी रोज अगरबत्ती जलाया करोगे, कभी जब जनगणना हो तो शेषफल में ना आ जाए ना, नहीं तो फिर किसी नाले में पड़े मिलोगे ना, नहीं होता, मजाक करा था मैंने। अब देखो यथासंभव क्यों बोला, देखो 2 प्रावधान, जब इन लोकसभा चुनावी क्षेत्र में जब पूरे देश को चुनाव होने वाला होगा तभी होगा ये, जब लोकसभा पूरे भारत को जब लोकसभा चुनाव होंगे तो चुनावी क्षेत्र में बांटना होगा हमको, कितनी लोकसभा सीटें, 543, तो पूरा देश कितने लोकसभा चुनावी क्षेत्र में बटेगा, जिसको हम लोग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, बांटा जाएगा। तो इस तरह से बोला गया कि इस तरह से होना चाहिए कि पूरी देश में जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें का सीमांकन होगा ना, जनसंख्या के आधार पर, तो पूरे देश में जब लोकसभा सीटों का निर्धारण होगा, क्षेत्रों का कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण होगा, तो यथासंभव जनसंख्या का अनुपात एक समान हो। लेकिन यथासंभव इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि ये लोकसभा सीटें वास्तव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या के अनुपात में बांटी जाती हैं, और किसी राज्य की जनसंख्या एकदम एग्जैक्ट हो जाए जरूरी है क्या, शेषफल बच गया जैसे, तो भैया प्रयास तो किया यथासंभव, लेकिन अब ये भी है जैसे किसी राज्य को जितनी लोकसभा सीटें, अब तो हो गई,
अब जिस राज्य को जितनी लोकसभा सीटें आवंटित हैं, यथासंभव प्रयास करना है कि उस राज्य की सभी लोकसभा सीटों में जनसंख्या का अनुपात एक समान हो। समझ रहे हो? द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट मस्ट बी एज फार एज पॉसिबल इक्वल। अबे सालों, हिंदी में पहले बोला ना, अब अंग्रेजी भी ऐसे नहीं है, ये आसान भाषा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पहले ये प्रयास करना है कि 543 पूरे भारतवर्ष को हम 543 लोकसभा सीटों में बांटेंगे। तब क्या प्रयास करना है कि पूरे भारत में 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक समान हो ना। फिर अब यही लोकसभा सीटें 543 जनसंख्या के अनुपात में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बांटी गई हैं। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उसको उतनी लोकसभा सीटें मिलेंगी। अब इसका अब निकाल लिए हम लोग, 1 लाख जनसंख्या 1971 की, तो 543 से डिवाइड किए तो 1 लोकसभा सीट की जनसंख्या आ गई। ठीक, इस राज्य की जनसंख्या 368 थी, तो इसको कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? 2। मतलब इस राज्य में 184 पे 1 लोकसभा सीट, 184 पर 1 लोकसभा सीट और 184 पर 2 लोकसभा सीट सीमांकन हो जाएगा। सीमांकन कुछ नहीं होता कि ऐसे असर चूना वाला रेखा हम देखे नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर 184 जनसंख्या हो गई, वहाँ पे जो 18 वर्ष की उम्र उनका वोटर आई डी कार्ड बन गया, वो 1 लोकसभा सीट के हो गए, दूसरे इधर हो गए। ये क्लियर है? लेकिन किसी राज्य की जनसंख्या एक्यूरेट हो संभव है क्या? यहाँ 740 हो गई, तो इसको भैया 4 ही सीट मिलेगी। कितनी सीट मिलेगी इसको? शेषफल 4। यहाँ पर जब लोकसभा सीट का आवंटन होगा तो एक एक बढ़ा दिया जाएगा, 185, 185, 185, 185 पे यहाँ पे लोकसभा सीट बनेगी। क्लियर है बात? आपका मन में सवाल आएगा, सर 740 नहीं 738 होती था, तब 2 सीट पर लॉटरी निकाल देते, कौन सी 2 सीट पे एक एक जाएंगे तो 185 पे बनती और 2 बाकी 184 बनती। 2 ही शेषफल बचते तो क्या होता? 4 तो सीट तय है ना, 2 बचा है तो लॉटरी निकाल देते। हाँ भाई, ये एल एक्स्ट्रा दे दे, एल एक्स्ट्रा दे दे, बाकी में 184 बस हो गया। अब ये नहीं सर आधा आधा काट के करबो का, ये बात क्लियर है? पूरे देश में लोकसभा चुनाव। अब देखो एक बात याद रखो आप, यूं तो संसद के 2 सदन देख लिया आपने, लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर विधानसभा विधान परिषद देख लिया। 2 सरकार होती है, आपको पता हो गया, केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार ना। सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए, राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा। इनका चुनाव नहीं होता, सरकार बनाने के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं कि इनका चुनाव नहीं होता, लेकिन सरकार बनाने के लिए 5 साल में सरकारें बनती हैं। तो पूरे भारत में सरकार बनाने के लिए 5 साल बाद जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो चुनाव होंगे पूरे भारतवर्ष में। कौन से सदन के चुनाव? लोकसभा चुनाव। और उससे कौन सा सदन बताएंगे, कौन सी सरकार बनेगी? केंद्र सरकार। पूरे भारत के लिए सरकार बनेगी। राज्य में विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, विधानसभा भंग हो जाएगी। उसी प्रकार विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर राज्य में, पूरे राज्य में चुनाव होंगे सरकार बनाने के लिए, उसे कहेंगे विधानसभा चुनाव। बात स्पष्ट है? यूं तो संसद के 2 सदन हैं, लेकिन जब हमें सरकार बनाने के लिए 5 वर्ष बाद चुनाव होता है तो राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, सरकार बनाने के लिए चुनाव होता है लोकसभा का। उसी प्रकार राज्य में जब सरकार बनाना हो तो चुनाव किस सदन का होता है? विधानसभा का, है ना। अब सीटों का आवंटन कैसे हो गया? उसी आधार पे विधानसभा सीटों का भी राज्यों का आवंटन हुआ है जनसंख्या के अनुपात में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की भारत में? उत्तर प्रदेश। मुझे बताओ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की होंगी? सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, हो गए, बात खत्म हो गई ना।
बहुत सीटें हैं उसके पास। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मेरे ख्याल से 80 तो लोकसभा सीटें हैं, हमारे यहाँ कितनी? 11। तो इसी से तुलना लगा लो कितना गुना जनसंख्या वहाँ का है ना। तो कल हम आगे बढ़ेंगे, हम चुनाव करवाएंगे, है ना। हम काली लोकसभा चुनाव भी करवाबो, काली विधानसभा चुनाव भी करवाबो, है ना। ओकर बाद एमन काम कैसे करते ओला देखबो ना।